हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है किसी कंडक्टर के कैपेसिटेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है। जब भी कैपेसिटेंस टर्म हम लोगों को मिलेगा तो कैपेसिटेंस टर्म मिलते ही हम लोगों के माइंड में क्या आना चाहिए, इसके बारे में हम लोगों को अभी समझना है। तो देखिए आप लोग, कैपेसिटेंस टर्म जब भी मिलेगा तो सबसे पहले हम लोग को समझना क्या है, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के द्वारा कितना चार्ज अधिक से अधिक स्टोर किया जा सकता है, कंडक्टर के ऊपर, कंडक्टर पर कितना चार्ज अधिक से अधिक दिया जा सकता है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपेसिटेंस के द्वारा। अगर दो कंडक्टर हो, दो कंडक्टिंग बॉडी हो, और अगर ये बताना हो कि किस बॉडी पर अधिक चार्ज स्टोर हो सकता है और किस बॉडी पर कम चार्ज स्टोर होगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ध्यान देना होगा कैपेसिटेंस पर। दोनों बॉडी में जिस बॉडी का कैपेसिटेंस जितना ही अधिक होगा उस बॉडी पर उतना ही अधिक चार्ज दिया जा सकता है, और जिस बॉडी का कैपेसिटेंस जितना ही कम होगा उस बॉडी पर उतना ही कम चार्ज दिया जा सकता है। ठीक है, तो देखेंगे आप लोग। मान लीजिए यहां एक कंडक्टिंग बॉडी है। कंडक्टिंग बॉडी मीन्स कंडक्टर के द्वारा बना हुआ बॉडी, कंडक्टिंग बॉडी है, और कंडक्टिंग बॉडी पर चार्ज प्लस स्मॉल क्यू दिया गया, माइनस भी दे सकते हैं। तो चाहे आप पॉजिटिव चार्ज दें चाहे नेगेटिव चार्ज दें, अगर बॉडी कंडक्टर का बना है, कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, तो आप जो भी चार्ज देंगे टोटल चार्ज बॉडी के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और सरफेस पर जब भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इन चार्ज के कारण कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होगा। आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं, कोई भी चार्ज कंडक्टर हो तो चार्ज कंडक्टर का सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। कैसा होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब चार्ज कंडक्टर के सरफेस के प्रत्येक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा, इक्वल होगा। अब देखिए, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि कोई भी कंडक्टर हो उस पर कोई भी चार्ज जो दे रहे हैं, चार्ज का जो अमाउंट है, मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर के सरफेस के पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड के। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, मतलब V का वैल्यू जितना ही अधिक होगा Q का अमाउंट भी उतना ही अधिक हो सकता है। मतलब किसी भी कंडक्टर के सरफेस का पोटेंशियल जितना अधिक हो सकता है उस सरफेस पर उतना ही अधिक चार्ज दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर एक बात ध्यान देने जो भी है कि ऐसा नहीं है कि किसी भी कंडक्टर के सरफेस का पोटेंशियल कितना भी अधिक हो जाए। किसी कंडक्टर के सरफेस का पोटेंशियल अधिक से अधिक कितना होगा ये डिपेंड करता है कि कंडक्टर के चारों ओर का जो मीडियम है, इंसुलेटिंग मटेरियल या इंसुलेटर मीडियम क्या होना चाहिए, चारों ओर इंसुलेटर होना चाहिए। कंडक्टर के अराउंड, कंडक्टर के चारों ओर का मीडियम इंसुलेटर होना चाहिए, तभी कंडक्टर पर चार्ज दे सकते हैं। अगर इंसुलेटर नहीं होगा तो कंडक्टर पर चार्ज देना पॉसिबल नहीं है। कहिएगा क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ देर के लिए कंडक्टर के चारों ओर भी कंडक्टर है तो जो भी आप चार्ज देंगे कंडक्टिंग मटेरियल से चार्ज का फ्लो हो जाएगा और इस कंडक्टर पर कोई भी चार्ज रह नहीं सकेगा। चारों ओर अगर इंसुलेटर है तो इंसुलेटर में चार्ज का फ्लो नहीं होता है, तो जो भी चार्ज आप इस कंडक्टिंग बॉडी पर देंगे वो कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस पर रह जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहां देखिए, तो जब चार्ज का अमाउंट बढ़ाएंगे पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते एक समय इतना अधिक पोटेंशियल हो जाएगा कि उस कंडीशन में ये जो इंसुलेटर है अब क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। क्योंकि कंडक्टर के सरफेस का पोटेंशियल और इंसुलेटर के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, बहुत बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस, और ऐसे कंडीशन में चार्ज कंडक्टिंग बॉडी से लीक करना शुरू हो जाएगा, बाहर निकलने लगेगा। तो जो भी आप एक्स्ट्रा चार्ज देंगे वो कहां चला जाएगा, मीडियम में चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ
कि कोई भी कंडक्टिंग बॉडी हो, प्रत्येक कंडक्टिंग बॉडी के लिए चार्ज का एक मैक्सिमम अमाउंट होता है जो कंडक्टर के सरफेस पर रह सकता है। उससे अधिक चार्ज अगर आप देने की कोशिश करते हैं या देते हैं तो एक्स्ट्रा जो चार्ज है वो पुनः कहां चला जाएगा, मीडियम में चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, इसी चैप्टर में लास्ट में पढ़ना है। फिलहाल हम लोगों को जो पढ़ना है अभी देखेंगे। तो हम लोग क्या सीखे हैं, किसी भी कंडक्टर पर जो गिवन चार्ज का अमाउंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर के सरफेस के पोटेंशियल के। और आप जानते हैं जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर और यहाँ इक्वालिटी का साइन देंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ दिया जाता है, जिसे हम लोग यहाँ कैपिटल सी के द्वारा डिनोट करेंगे। और यही कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को कहते हैं कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। आइए देखते हैं हम लोग कैपेसिटेंस का मतलब क्या होगा। तो देखिए हम लोग, कंडक्टर के सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब V है तो कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज क्या है, Q। तो पोटेंशियल का वैल्यू अगर 1 हो, यूनिट पोटेंशियल के लिए चार्ज हो जाएगा Q अपॉन V। और यहां देखिए Q इक्वल टू CV, तो C इक्वल टू क्या है, Q अपॉन V, Q अपॉन V इक्वल टू C। इसका मतलब हुआ कि किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस के पोटेंशियल के यूनिट वैल्यू के लिए कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस पर इलेक्ट्रिक चार्ज का जितना अमाउंट रहता है उसी को हम लोग उस कंडक्टिंग बॉडी का कैपेसिटेंस कहते हैं। समझ में आ गया, द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टिंग बॉडी फॉर यूनिट वैल्यू ऑफ इट्स सरफेस पोटेंशियल इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ द बॉडी। क्लियर हो गया। तो यहां देखेंगे, अभी जो समझाए हैं हम लोग उसे लिखेंगे। यहां देखिए, तो देखिए आप लोग अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी मैं समझाया हूं आप लोगों को वो सब कुछ यहां लिख चुके हैं। आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, समझ लीजिए, आप लोग देख लीजिए। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट it is found that the amount of charge given to a conducting body is directly proportional to the electric potential at the surface of the body। अभी थोड़ी देर पहले बताया हूं मैं, किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस पर जितना भी चार्ज का अमाउंट दिया जाता है वो चार्ज का अमाउंट कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q क्या है, कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस पर दिए गए चार्ज का अमाउंट, और V क्या है, कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। Q इक्वल टू CV। C क्या है, ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इट इज नोन एज द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टिंग बॉडी। यही जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को कंडक्टिंग बॉडी का क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहा जाता है। अब यहां से देखिए C इक्वल टू Q अपॉन V होगा, और थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूं Q अपॉन V का मतलब क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर फॉर यूनिट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। Q बाई V का मतलब हुआ कंडक्टर के सरफेस के पोटेंशियल के यूनिट वैल्यू के लिए कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज का अमाउंट, और यही किसके बराबर होता है, कैपेसिटेंस के। तो यहाँ डेफिनेशन लिखवाया गया है, द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर फॉर यूनिट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज इट्स कैपेसिटेंस। क्लियर हो गया। तो आप लोग अच्छे से इसे लिखें। तो अब देखेंगे हम लोग कैपेसिटेंस का यूनिट। तो आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, कोई भी कंडक्टिंग बॉडी हो, कंडक्टिंग बॉडी का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q अपॉन V। Q क्या है, कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस पर गिवन अमाउंट ऑफ चार्ज, और V क्या है, कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहां लिखना होगा इन SI यूनिट्स। SI यूनिट्स में यूनिट चार्ज का कूलम। एक बात यहां ध्यान देना है आप लोगों को, फिजिकल क्वांटिटी का अगर सिंबल कैपिटल C रहेगा तो ये कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर यूनिट का सिंबल कैपिटल C रहेगा तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा,
इलेक्ट्रिक चार्ज के यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, कूलम को रिप्रेजेंट करेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल भी कैपिटल V और यूनिट वोल्ट, वोल्ट का सिंबल कैपिटल V होता है। तो ये हो जाएगा कूलम पर वोल्ट एंड कूलम पर वोल्ट इज नोन एज फैराड। साइंटिस्ट का नाम है फैराडे, उसी पर फैराड ये यूनिट दिया गया है। सिंबल होगा इसका कैपिटल F और इसके बाद इन CGS system of electrostatic units। सीजीएस सिस्टम में इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है? स्टैट कूलम और वोल्ट का पोटेंशियल का स्टैट वोल्ट। तो यहां हो जाएगा स्टैट कूलम पर स्टैट वोल्ट और इसको हम लोग कहेंगे स्टैट फैराड। ऐसे लिखिए। तो एसआई यूनिट्स में कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड और सीजीएस सिस्टम में स्टैट फैराड। अब हम लोगों को पढ़ना है फैराड और स्टैट फैराड में रिलेशन। यहां लिखना होगा रिलेशन between Farad and स्टैट फैराड। देखिए 1 फैराड इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। ध्यान से समझेंगे। 1 फैराड, यहां देखिए कूलम पर वोल्ट को फैराड कहते हैं। 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट और 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टैट कूलम। ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं। और 1 वोल्ट इक्वल टू 1 अपॉन 300 स्टैट वोल्ट हो गया। और फिर इसके बाद देखेंगे हम 1 फैराड। देखिए 3 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 300। ध्यान देंगे 1 अपॉन 300 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और स्टैट कूलम पर स्टैट वोल्ट इट इज नोन एज स्टैट फैराड। तो यहां लिखना होगा स्टैट फैराड 1 फैराड इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 11। देख लीजिए 10 टू द पावर 9 है और ये 100 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। दोनों को एक साथ करेंगे तो 10 टू द पावर 11 9 इंटू 10 टू द पावर 11 स्टैट फैराड। तो 1 फैराड इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 11 स्टैट फैराड। मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर 11 बहुत बड़ी संख्या है। इतनी अधिक संख्या में जब स्टैट फैराड मिलेंगे तो 1 फैराड का निर्माण होगा। इसका मतलब हुआ 1 फैराड इज ग्रेटर देन 1 स्टैट फैराड। ठीक है, चलिए लिखेंगे इसे। कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। इसमें क्या करेंगे? फार्मूला तो हमारे पास है ही कैपेसिटेंस का, पढ़े हम लोग अभी। क्या है फार्मूला?
कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q अपॉन V। और आप लोगों को तो मालूम है डायमेंशनल फॉर्मूला जो फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना हो सबसे पहले उसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर दिए तो राइट हैंड साइड को भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करेंगे। यहां C का डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो जाएगा 80, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखिएगा। यहाँ पर ऐसे तो A कैपिटल ए एम्पियर का सिंबल है, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला में कोई भी सिंबल यूनिट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर कैपिटल ए इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करेगा और टी टाइम को। डायमेंशनल फॉर्मूला जब लिखेंगे तब के लिए है। डायमेंशनल फॉर्मूला चार्ज का आई टी भी होता है, कैपिटल आई इंटू कैपिटल टी। यहाँ कैपिटल आई करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर कैपिटल ए ऐसे तो एम्पियर का सिंबल है, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते समय ये रिप्रेजेंट करेगा करंट को और टी हो गया टाइम। और यहाँ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 3 a टू द पावर माइनस 1। यहाँ होगा m टू द पावर माइनस 1 l स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 3 a इंटू 80 m टू द पावर माइनस 1 l स्क्वायर टी टू द पावर, एक मिनट, माइनस 3 है, ऊपर जाएगा तो प्लस 3 होगा, यहाँ 4 और ये जाएगा a स्क्वायर। तो कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला m टू द पावर माइनस 1 l स्क्वायर टू द पावर 4 a टू द पावर माइनस 2। लिखेंगे आप लोग इसे। अब हम लोगों को पढ़ना है आगे, पहले इसे आप लोग लिखिए। अब हम लोगों को कंडक्टिंग स्फीयर का कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन करना। हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर। मतलब एक स्फीयर होगा जो कंडक्टिंग मटेरियल का बना होगा, कंडक्टर का बना होगा, और उसके कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन हम लोगों को करना है। ऐसे देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग, कोई भी कंडक्टिंग बॉडी हो, कंडक्टर का बना हुआ बॉडी हो, उसका कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन करना हो तो करना क्या है, सबसे पहले हम लोग ना इस बॉडी पर अपने मन से इलेक्ट्रिक चार्ज मान लेंगे। कोई भी चार्ज आप प्लस माइनस कुछ भी मान सकते हैं। यहां मान लीजिए प्लस क्यू। चार्ज का अमाउंट कुछ भी मान सकते हैं। चार्ज के अमाउंट पर कैपेसिटेंस का वैल्यू डिपेंड नहीं करता। अभी थोड़ी देर बाद, इसके बाद इस टॉपिक के बाद मैं बताने जा रहा हूं, चार्ज के अमाउंट पर कैपेसिटेंस का वैल्यू डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर कोई भी चार्ज क्यू मान लेंगे। जैसे ही चार्ज क्यू मान ले, आप लोग तो पढ़े हुए हैं कि अगर कोई कंडक्टिंग बॉडी है और उस पर कोई चार्ज हम लोग देते हैं तो पूरा का पूरा चार्ज कहां चला जाएगा, कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। टोटल चार्ज कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अब देखिए, सॉलिड कंडक्टर अगर हो और उस पर चार्ज दें तो पूरा चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस कंडीशन में सॉलिड मतलब चार्ज सॉलिड कंडक्टर चार्ज थिन स्फेरिकल शेल की तरह एक्ट करेगा। जो फॉर्मूला यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल के लिए होगा, वही फॉर्मूला चार्ज सॉलिड कंडक्टर के लिए होगा, सॉलिड कंडक्टिंग सरफेस के लिए होगा। सॉरी, ये जो फॉर्मूला यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल के लिए होगा, वही फॉर्मूला ये सॉलिड चार्ज स्फीयर के लिए होगा, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। कंडक्टर का बना हुआ होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। क्लियर हो गया, एक जैसा, क्योंकि है रियल में सॉलिड लेकिन काम करेगा स्फेरिकल शेल की तरह, क्योंकि यहाँ चार्ज केवल सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। और चार्ज जैसे ही सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। और आप लोग तो पढ़े हैं कि कोई भी यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल हो तो उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q/R। ध्यान रहे, जो कैपिटल R है स्फीयर का रेडियस है। सरफेस पर कैलकुलेशन करना होगा तो स्फीयर का रेडियस हम लोग यहाँ लेते हैं। ठीक है, 1/4πε0 इंटू Q/R। और अब हम लोग को क्या करना है,
द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर का कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q अपॉन V। अब यहां V का वैल्यू रखेंगे हम लोग, C इक्वल टू Q अपॉन V का वैल्यू अभी तो फाइंड किए हैं यहां, क्या होगा 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R। देखिए Q और Q कैंसल हो गया, तो ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू R ये ऊपर चला जाएगा, तो यहां देखिए क्या होगा C इक्वल टू 4 एप्सिलॉन 0 इंटू R। याद रखेंगे आप लोग, कंडक्टिंग स्फीयर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4 एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल R। यहाँ कैपिटल R क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस है, मतलब कंडक्टिंग स्फीयर का जो कैपेसिटेंस है वो स्फीयर के रेडियस पर डिपेंड करता है। यहां होगा C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस जितना ही बड़ा होगा स्फीयर का कैपेसिटेंस उतना ही अधिक होगा, और कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस जितना ही छोटा कैपेसिटेंस का वैल्यू भी उतना ही क्या रहेगा, छोटा रहेगा। अब हम लोगों को पढ़ना है किसी कंडक्टिंग बॉडी के कैपेसिटेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो देखिए यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्या है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टिंग बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन आइदर Q और V बट इट ऑलवेज रिमेन्स इक्वल टू द रेशियो Q टू V। हम लोग पढ़े हैं अभी कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q अपॉन V। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि किसी भी कंडक्टिंग बॉडी का जो कैपेसिटेंस है फॉर्मूला में Q और V है ना, तो Q पर डिपेंड करेगा, V पर डिपेंड करेगा, लेकिन वास्तव में C का वैल्यू, कैपेसिटेंस का वैल्यू Q पर भी डिपेंड नहीं करता है और V पर भी डिपेंड नहीं करता है। मतलब कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस पर चार्ज का अमाउंट बढ़े या घटे C पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, V का वैल्यू बढ़े या घटे कैपिटल C पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जब होगा तो Q और V के रेशियो के ही बराबर होगा। आप लोग यहाँ क्वेश्चन करेंगे ऐसा क्यों होगा कि Q और V दोनों पर C डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि होता है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जिस रेशियो में V में चेंज होगा उसी रेशियो में Q चेंज होगा, और इस स्थिति में दोनों का जो रेशियो है वो ज्यों का त्यों बना रहेगा। अगर मान लीजिए V का वैल्यू 2V हो गया, V 2 टाइम्स हो गया, तो Q का वैल्यू हो जाएगा 2Q। अब अगर आप रेशियो निकालते हैं तो 2Q अपॉन 2V, ये 2 कैंसिल, और फिर क्या होगा Q अपॉन V इक्वल टू C। समझ रहे हैं आप लोग ने। अगर यहां जो है V को हाफ कर दें तो Q भी हाफ हो जाएगा, और फिर जब रेशियो निकालेंगे Q और V का तो फिर क्या आएगा, Q अपॉन V आ जाएगा, C के बराबर होगा। तो याद रखना है यहां कि किसी भी कंडक्टर के कैपेसिटेंस का वैल्यू Q एवं V इन दोनों पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन जब होगा तो Q अपॉन V के इक्वल होगा। अब यहां सोचना है कंडक्टर का कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा किस पर, तो कंडक्टर का कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी या ऑफ द कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टिंग बॉडी डिपेंड करेगा बॉडी के शेप और साइज पर, और सेकेंड नंबर किस पर डिपेंड करेगा, कंडक्टिंग बॉडी के चारों ओर कौन सा मीडियम है, इस बात पर भी कैपेसिटेंस का वैल्यू डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहां देखेंगे क्वेश्चन हम लोग को बनाना है, और क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ। सबसे पहले समझना है अर्थ स्फेरिकल बॉडी होता है, वो भी कैसा, सॉलिड स्फीयर, और अर्थ
का जो मटेरियल होता है वो कंडक्टिंग मटेरियल होता है। एक और बात याद रखिएगा, अर्थ को इलेक्ट्रिक चार्ज का बहुत बहुत बड़ा सोर्स माना जाता है। अर्थ से कितना भी चार्ज आप निकाल दें, अर्थ में कितना भी चार्ज दे दें, अर्थ के टोटल चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अर्थ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 माना जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां आप लोग जानते हैं रेडियस जो होता है अर्थ का, द रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ का रेडियस, रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होगा? अर्थ का रेडियस, तो अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर, और फिर यहां 6400 इंटू 10⁻³ 6400 किलोमीटर, 6400 इंटू 10⁻³ मीटर, R इक्वल टू यहां हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁶। यहां दो ये हो जाएगा 0 और यहां डेसिमल का पॉइंट रखेंगे तो एक 0 और बढ़ेगा। 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, ये होता है अर्थ का रेडियस। अर्थ स्फेरिकल शेप है और इसलिए यहां फॉर्मूला हम लोग को लिखना होगा, द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ, अर्थ का कैपेसिटेंस C इक्वल टू 4πε0 इंटू R। आप लोग को तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है, कोई भी स्फेरिकल बॉडी हो, सॉरी स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी हो और उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? 4πε0 इंटू कैपिटल R होगा। तो यहां पर इसे ऐसे भी लिखेंगे हम लोग, R/1/4πε0। देखिए ये नीचे ले जाएंगे, R/1/4πε0। और आप लोग पढ़े हुए हैं कि पहले तो R का वैल्यू, अर्थ का रेडियस है 6.4 इंटू 10⁻⁶, 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹, और यहां होगा C इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻, एक मिनट, पहले 6.4 में 9 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 0.71 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁹, C इक्वल टू 0.71 इंटू 10⁻⁻3, और इसके बाद C इक्वल टू 7.1 इंटू 10⁻⁴ फैराड। तो अर्थ का कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है 7.1 इंटू 10⁻⁴ फैराड। यहां से डेसिमल का जो पोजीशन है 1 डिजिट राइट अगर ले जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? -3 है ना, -4 हो जाएगा। ठीक है, बनाइए आप। अभी जो क्वेश्चन दिया गया है ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसे ध्यान से देखिएगा। 27 स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स मीट टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप। 27 स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स हैं जो एक दूसरे से मिलकर एक बड़े लिक्विड ड्रॉप का फॉर्मेशन कर रहे हैं। फिर दिया हुआ है इफ द कैपेसिटेंस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप इज 5 फैराड। प्रत्येक स्मॉल ड्रॉप का कैपेसिटेंस कितना है? 5 फैराड है। तो जो बड़ा लिक्विड ड्रॉप है
उसका कैपेसिटेंस कितना के बराबर होगा, यही हम लोगों को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि कहीं भी अगर लिक्विड ड्रॉप्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल आए और कहा जाए कि स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स मिलकर एक लार्ज या बिग लिक्विड ड्रॉप का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ऐसा प्रॉब्लम जब भी बनाइएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन जो दिया गया है उसे तो पहले लिखेंगे ही, नंबर ऑफ स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स n इक्वल टू 27, कैपेसिटेंस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप C डैश में लिखा हूं 5 फैराड। और क्या करना है, ये तो हो गया जो गिवन है क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या करना है, स्मॉल लिक्विड ड्रॉप और जो बिग ड्रॉप जो लास्ट में बना, दोनों के रेडियस में रिलेशन हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे। और ये कैसे फाइंड करेंगे, यहां लिक्विड ड्रॉप्स जब मिलेंगे तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। लिक्विड का वॉल्यूम मिलने के पहले और मिलने के बाद सेम रहेगा। ये कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे और बिग ड्रॉप और स्मॉल ड्रॉप दोनों के रेडियस में रिलेशन हम लोग लाएंगे। तो यहां पर पहले माना गया है स्मॉल आर रेडियस ऑफ द स्मॉल लिक्विड ड्रॉप और कैपिटल आर रेडियस ऑफ द बिग लिक्विड ड्रॉप। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, मतलब जब मिला देंगे तो बस एक लिक्विड ड्रॉप बनेगा बड़ा, तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां देखेंगे आप लोग, लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल इन शेप है तो 4/3 पाई आर क्यूब। ये एक बिग ड्रॉप का हो गया। जो स्मॉल लिक्विड ड्रॉप है कितने हैं, 27 है ना, तो यहां पर माना गया है स्मॉल n मान चुके हैं। तो देखिए n नंबर ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल लिक्विड ड्रॉप, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। 27 है, एक स्मॉल ड्रॉप के वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ लिक्विड ड्रॉप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। तो मिलने के पहले टोटल, मिलने के बाद टोटल, ये और ये कैंसिल होगा। अब देखिए आर क्यूब है, जब यहाँ 3 हटाएंगे तो यहाँ क्यूब रूट होगा, तो ये रिजल्ट देखिए क्या आएगा, आर इक्वल टू n टू द पावर 1/3। पावर 1/3 माने क्यूब रूट, और ये r टू द पावर 3 का क्यूब रूट करेंगे तो r आएगा। और फिर यहां देखिए द कैपेसिटेंस ऑफ each a small liquid drop देखिए आप लोग यहां C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो C डैश इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू स्मॉल आर। कहिएगा क्यों, क्योंकि कोई भी स्फेयर हो, कंडक्टिंग स्फेयर, तो उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आर हो गया रेडियस ऑफ द स्फेयर, तो स्मॉल ड्रॉप का रेडियस क्या माना गया है, स्मॉल आर माना गया है। और ये स्मॉल ड्रॉप का कैपेसिटेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 फैराड। और अब हम लोगों को फाइंड करना है किसका, बिग लिक्विड ड्रॉप का या लार्ज लिक्विड ड्रॉप का द कैपेसिटेंस ऑफ द बिग ड्रॉप। देखिए C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल R। यहां तो सब कांस्टेंट है, कैपिटल R का वैल्यू रख देंगे। यहां जो होगा C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R का वैल्यू है n टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। देख लीजिए कैपिटल R का वैल्यू n टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। और फिर यहां होगा कैपिटल C इक्वल टू n टू द पावर 1/3
4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू स्मॉल आर, और 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू स्मॉल आर क्या है, सी डैश है। तो यहां फॉर्मूला होगा c इक्वल टू n टू द पावर 1/3 इंटू सी डैश, और तो यहां क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 27 टू द पावर 1/3। देखिए n का वैल्यू कितना है, 27 का 1/3 एक्सपोनेंट हो, इसका मतलब क्यूब रूट हो जाएगा। तो 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3 होता है। और यहाँ सी डैश का वैल्यू क्या है, 5, तो 3 इंटू 5 मतलब 15 फैराड। कितना हो गया, 15 फैराड आंसर हो गया। ये याद रखिएगा, फॉर्मूला कभी काम दे सकता है। ये बिग ड्रॉप का कैपेसिटेंस C इक्वल टू n टू द पावर 1/3 इंटू सी डैश। क्लियर हो गया। तो आज इतना ही रहने देते हैं, और आप लोगों को क्या करना है, आज का वीडियो अच्छे से देखना है, समझना है, कॉपी पर लिखना है। लिखने वाला काम बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि जब आप लोग लिखेंगे तो समझ में और बढ़िया से आएगा और याद भी होगा। ठीक है।